ये एक ऐसा विषय है जिसे यदि पूर्वाग्रह के साथ सुनोगे तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। बहुत सेंसिटिव, बहुत टची, पर बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि ये तो प्रश्न जब भी संबंधों की बात होती है तो समझो सबसे पहले यही प्रश्न उठता है। इसको हमें थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ समझने की आवश्यकता है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि दो पार्टीज़ हैं और सेंटर ऑफ अफेक्शन, सेंटर ऑफ लव या सेंटर इन दोनों का वो एक है। तो अब उस एक को, दोनों को बैलेंस करने की कला को सीखना है। इसमें तर्क कुतर्क हम कितने भी कर सकते हैं, हम पूर्वाग्रह से कुछ भी सोच सकते हैं। अगर माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा है, तो पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए 9 महीने कोख में रखा, और एक को नहीं, कभी कभी 2 को, तो कभी कभी 3 को। अगर माँ कहती है कि मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, तो पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी 1 को, कभी 2 को या 3 को, जितनी भी संतान है, दूध पिलाया है। अगर माँ कहती है कि मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, तो पत्नी कहती है कि क्या कहती है कि मैं भी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपने माता पिता तक को छोड़ आई, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने अस्तित्व तक को छोड़ दिया, अपने सरनेम तक को छोड़ दिया, अपना गोत्र तक बदल लिया। तो वहाँ प्रेम की कमी कहाँ है? तो ये जो तर्क है कि कौन अधिक प्रेम करता है या कौन कम प्रेम करता है, इसमें कोई नहीं जीत सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मध्यस्थ है, जो मध्य में है, जिसके कारण ये हो रहा है, वो कैसे इन दोनों को बैलेंस करता है। सॉल्यूशन तीनों तरफ से आएगा, और सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन ये जो सेंटर ऑफ अफेक्शन है, चाहे वो पुत्र कहो उसे या पति कहो, वो है। क्योंकि माँ ने भी तो यही सब झेला ना जब वो बहू थी। क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है जो जीवन भर चलता रहेगा। मैंने झेला तो मेरी बहू भी यही झेलेगी। फिर जब वो ये सब झेल करके सास बनेगी, तो वो भी अपनी बहू को यही सब झेलने पर मजबूर करेगी, और ये विशियस साइकिल कभी नहीं खत्म होगा। हमारी संस्कृति में इसका समाधान बहुत सरल तरीके से दिया है। अगर हम अपनी संस्कृति के अनुरूप आचरण करते हैं और जीवन जीते हैं, और उसका समाधान, पहली चीज़ ये कि जन्मदात्री माँ की जय। पर जन्मदात्री माँ वो तो दिख रही है जिसने मुझे जन्म दिया, पर उस जन्मदात्री माँ का क्या जिसने मेरे लिए मेरे बच्चों को जन्म दिया, उसकी भी जय। उसको भी मैं उतना ही सम्मान दूँ। ऐसा नहीं कि माँ तो माँ लेकिन मेरे बच्चों की माँ कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि पत्नी पर तो हम जोक्स करें, पत्नी पर तो हम चुटकुले सुनाएं ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपकी संतान भी वही देख रही है, और ये कुचक्र जीवन भर चलता रहेगा। हमारी संस्कृति में इसीलिए 4 आश्रम बनाए गए, इसीलिए तो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ क्या है? कि जब तुमने अपने संतान को बड़ा कर दिया, उसे इस लायक कर दिया कि वो अपना लालन पालन खुद कर सके, जब उसको इस लायक कर दिया कि वो आगे अपने परिवार की देखरेख कर सके, तब तुम्हें मोह का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। अरे आप अपनी संस्कृति को उठा करके देखिए। पहले तो वानप्रस्थ आश्रम, बस गृहस्थ को सब सौंपा, संतान को सब सौंपा, और उसके बाद तीर्थाटन पे चले जाते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ करके चले जाइए। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि मोह से अब छुटकारा पाओ, वरना जीवन में कभी छुटकारा नहीं पा पाओगे। अगर यही सोचते रहोगे कि अब बेटा ऐसा, अब बहू ऐसी, अब बेटे और बहू के बच्चे ऐसे, तो मुक्ति कहाँ है? मुक्ति तो है ही नहीं। किस चीज़ की लड़ाई है? इस चीज़ की कि जो अपने घर पर जिसका पूरा राज था, बेटी थी जो घर की, वो जब सब छोड़कर आ रही है,
वो चाहती है कि मैं ये अब अगर मैंने इसे एज अ घर एक्सेप्ट किया है तो यहाँ मेरे अनुसार कार्य हो। लेकिन वो जो कई साल पहले छोड़कर आई थी, वो भी यही भाव लेकर के आई थी ना, अपना घर छोड़ करके, लेकिन अब वो उस कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहती है। तो वहां उनको इस सूझबूझ से काम लेना होगा कि अब राजा भी होता है ना, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, भाई टर्म खत्म हो गया, अब अगले को हैंड ओवर करिए और बड़े अच्छे से हैंड ओवर करिए। सरकारी नौकरी में भी यही होता है कि जब आपका सक्सेसर आता है तो जो प्रीडिसेसर है वो उसे हैंड ओवर करता है सारी चीज़ें, अब से ये तुम्हारा। जब तक तुम उसे ये जिम्मेदारी नहीं दोगे तब तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। और तुमको इस वक्त आवश्यकता है वानप्रस्थ में प्रवेश करने की, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो निभाएगा ये सेंटर ऑफ इमोशन, पुत्र या पति जिसे आप कह रहे हैं। आपको बैलेंस करके चलना होगा। जो तुम्हारी समस्या है कि करें क्या, अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुप तो रह सकते हो, क्योंकि ये समस्या तो चलती आ रही है और चलती आएगी। ये अस्तित्व की समस्या है, ये पावर की समस्या है, ये मेरा है और तेरा है की समस्या है, ये आजीवन चलेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ इमोशन एक ही व्यक्ति है। तो आपको उस वक्त चुप रह जाना होगा, ये महत्वपूर्ण है। चुप रह जाना इन द सेंस यू हैव टू बैलेंस बोथ। आप किसी एक को ये नहीं कह सकते कि वो दूसरा मेरी कमजोरी है, दूसरा मुझे बहुत प्रिय है। जिसको भी कहोगे उसी को बुरा लगेगा, उस माँ को भी जिसने इतने सालों तुम्हें जन्म दे करके बड़ा किया, और उस पत्नी को भी जो अपना सब कुछ त्याग करके तुम्हारे लिए आई है। ये माइंड सेट लेकर के अगर हम पहले से ही चलेंगे कि आई एम गोइंग टू बी बायस्ड टुवर्ड्स वन, तो ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। आपको दोनों को बराबर का सम्मान देना होगा, बराबर की रिस्पेक्ट देनी होगी। उस माँ को भी जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस माँ को भी जिसने तुम्हारे लिए जन्म दिया, उसका योगदान कम नहीं है। उसे न जाने क्यों हम इतना छोटा आंकते हैं, इतना कम आंकते हैं। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस तो जहाँ भी हैं, अति सर्वत्र वर्जित, वो गलत है, दोनों तरफ से जिधर से भी या तीनों तरफ से जिधर से भी। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में इस दोनों को बैलेंस करना, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि उसने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो उसने तुम्हारे लिए दूध पिलाया है, उसने यदि तुम्हें जन्म दिया है तो उसने तुम्हारे लिए जन्म दिया है। और ये नींव तुम अपने जीवन की आज से बना करके रखो कि वानप्रस्थ आश्रम में तो बस तुम और तुम्हारा जीवन साथी ही होगा। अगर इस नींव को आज भी नहीं बना पाए तो ये कुचक्र जीवन भर चलता रहेगा। आज जो तुम झेल रहे हो, कल तुम्हारी संतान इसी दुविधा को झेलेगी। स्वस्थ रहो, तभी तो कहते हैं ना, और गुरुदेव को हम कहते हैं गृहस्थ सन्यासी। हर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ सन्यासी हो जाना चाहिए। उसे मोह का परित्याग कर देना चाहिए। छोड़ दो, बच्चों में मोह में पड़े रहोगे तो मुक्ति के मार्ग पर कभी नहीं जा पाओगे। ना वो बच्चे सुखी रह पाएंगे, ना तुम सुखी रह पाओगे। और एक्सट्रीम कंडीशंस हर जगह है। हमारे पास ऐसी ऐसी बहुएं भी आती हैं जो अति कर देती हैं, वो बहुत गलत है। ऐसी ऐसी माएँ भी आती हैं। अभी हाल ही में एक साधक थे, उनका एक ही बेटा है, तो उसने वो बेटे और बीवी की लड़ाई हो गई, बीवी और बच्चा घर चले गए। अब बस बेटा माँ के पास रहता है। हमने उससे जब निजी रूप में बात करी तो उसने कहा कि नहीं, अब वही मेरा बुढ़ापे के सहारा है, ठीक है जैसा चल रहा है। तो वहाँ उनके अंदर भी सेल्फिशनेस का भाव आ गया। वो चाहती हैं कि वो, क्योंकि वहाँ इतना सेल्फिशनेस आ गई कि वो उसे बेटे और बहू से भी दूर करने को तैयार हैं, इस सेल्फिशनेस के कारण कि ये मेरा सहारा बन जाए। पर उस आगे जो पोता हुआ उसका क्या, जो बहू है उसका क्या, उनके जीवन का क्या। तो हम इस विशियस साइकिल को ऐसे ही आजीवन चलने नहीं दे सकते, है ना। तो हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा। और दोनों पक्ष तुमसे अथाह प्रेम करते हैं, और इस बात को समझना होगा। और समझ करके दोनों पक्षों को बैलेंस करने का कर्तव्य और तरीका तुम्हारा ही है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि तीनों पक्ष अपने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएं, तभी गृहस्थ आश्रम बच्चों का और वानप्रस्थ आश्रम आपका, मुक्ति के मार्ग की ओर अब हमें चलना है। अब हमें इन सब में उलझे रहेंगे तो ना तो उनका गृहस्थ ठीक हो पाएगा, ना हमारा वानप्रस्थ, और आगे जाकर के उनका भी वानप्रस्थ खराब होगा। तो क्या समझ में आया कि आज से ही अपने जो भी बेटर हाफ हैं उनके साथ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे। अंत में वानप्रस्थ में हमें साथ रहना है, मुक्ति के मार्ग की ओर चलना है। और सबसे 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 महत्वपूर्ण
कि मोह जो है घर का, जिम्मेदारियों का, चीज़ों का, रिश्तों का, उससे मुक्ति हमें पानी है। और ये ध्यान रखना है कि मैं अपने गृहस्थ आश्रम को भी पूर्ण रूप से निभाऊं, ताकि मैं कल को अपने वानप्रस्थ को भी निभाऊं। और उनको ध्यान रखना है कि अब हमारा वानप्रस्थ का समय आ गया, मोह छोड़ दो, चाबियां पकड़ा दो और अब तुम वानप्रस्थ की ओर बढ़ो। लेट देम हैंडल द हाउस, लेट देम हैंडल थिंग्स एज दे वांट, एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स अटेनिंग हायर गोल इन लाइफ। क्योंकि जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। बच्चों में उलझ करके अगर वानप्रस्थ के समय भी हम परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ देंगे तो फिर जीवन का ये कुचक्र आजीवन चलता रहेगा।